फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, एक बहुत ही फेमस मिलिट्री थ्योरिस्ट संजू ने एक बार कहा था, किसी भी बैटल को जीतने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फोर नॉलेज। फोर नॉलेज का मतलब है पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान देखो किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे दुश्मन की सेना का ज्ञान, दुश्मन के द्वारा कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा उसका ज्ञान, वार के समय सिचुएशन कैसी होगी, टेरेन कैसा होगा, ये सब आप शामिल कर सकते हो फोर नॉलेज में। इसके बाद संजू ये भी कहते हैं, देखो ये जो फोर नॉलेज है ना, ये भगवान तो आपको देंगे नहीं। फोर नॉलेज आपको इकट्ठा करनी पड़ेगी स्पेशल टूल्स की सहायता से, उन लोगों की सहायता से जो दुश्मन को बेहतर ढंग से जानते हैं। तो मतलब संजू ने फोर नॉलेज की इंपॉर्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। यहीं से निकल के आता है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का कंसेप्ट। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का मतलब क्या है? देखो, समुद्र में जो दुश्मन होता है ना, उसे रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं होता। अब मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, वो मछुआरे हैं एक्चुअल में, या फिर टेररिस्ट हैं, या फिर लुटेरे हैं, क्रिमिनल हैं, सी रोबर हैं, किसको पता है? क्या पता वो टेररिस्ट हों, पायरेट्स हों और मछुआरे के भेष में मछली पकड़ने की एक्टिंग कर रहे हों, या फिर पोर्ट पे भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या पता कि वो आतंकवादी हों। तो कहने का मतलब है समुद्र में दुश्मन को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज के समय में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ज़्यादा विजिलेंट होती हैं, हाई ग्रेड सेंसर्स पर ज़्यादा रिलाय करती हैं। उन्होंने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया है ताकि कुछ भी अगर संदिग्ध एक्टिविटीज़ हों तो उनको ट्रैक किया जा सके, उनको ऑब्जर्व किया जा सके और उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में शेयर भी किया जा सके। मतलब एक इन्फोर्समेंट एजेंसी दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती है तो उसी समय पहुंच जाए। अगर तो देखो किसी देश की इन सब चीज़ों में स्ट्रेंथ है, मतलब कैपेबिलिटी है इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की, हाई ग्रेड सेंसर्स हों, समुद्र में कम्युनिकेशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो, तो हम कह सकते हैं वो देश पावरफुल है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के मामले में। यानी उस देश के पास मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है उस सी में, जिस समुद्र की, जिस ओशन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट एस्पेक्ट की। इंडिया क्या कुछ कर रहा है अपनी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए? देखो, पिछले काफ़ी समय से इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए। इसके लिए इंडिया ने अपने सर्विलियंस फुटप्रिंट को एक्सपेंड किया है। कैसे? इंडिया ने रडार स्टेशंस इस्टेब्लिश किए हैं मालदीव में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, मॉरिशस में, सेचल्स में और श्रीलंका में। तो ऐसा करके इंडिया ने अपना जो कोस्टल रडार चेन नेटवर्क है उसको भी एक्सपेंड किया है ताकि इन देशों के कोस्ट से भी आने जाने वाले शिप्स को मॉनिटर किया जा सके। ना सिर्फ शिप्स बल्कि सबमरीन्स। अब चाइना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा या फिर चाइना की कुछ गलत इंटेंशंस होंगी तो वो शिप से थोड़ी ना होगी, चाइना अपनी सबमरीन्स का इस्तेमाल करेगा ऑफ कोर्स। और देखो आगे आएगा भी इस आर्टिकल में, चाइना अब ऐसी सबमरीन्स को डेवलप कर रहा है जो कि दुश्मन देश के रडार पर आएंगे ही नहीं। मतलब उनकी जो स्टील्थ कैपेबिलिटी है, छुपने की कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसी सबमरीन्स को चाइना डेवलप कर रहा है। तो इंडियन नेवी का जो फोकस है, खास करके जून 2020 के बाद, जून 2020 में गलवान वैली में वायलेंस हुआ था इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच, उसके बाद से इंडियन नेवी का फोकस ये है ईस्टर्न इंडियन ओशन में। आप एक बार ये मैप देखिए, नहीं ये नहीं, आप ये मैप देखिए। इसमें देखो ये जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है ना, इसमें खास करके ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आसपास का एरिया और यहाँ पे जो चोक पॉइंट है, मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पर इंडियन नेवी की जो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, खास करके जून 2020 की गलवान वैली की घटना के बाद। चाइना की एक्टिविटीज़ को लेके अब इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है यहाँ पर। पिछले कुछ महीनों में इंडिया के P-8I जो एयरक्राफ्ट हैं इस एरिया में दस्तक दे रहे हैं ताकि चाइना के किसी मिस एडवेंचर को रोका जा सके और इसके साथ साथ चाइना की सबमरीन्स को भी डिटेक्ट किया जा सके।
वैसे देखो, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए इंडिया नेबरहुड कंट्रीज के साथ भी कोऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। रिपोर्ट ये है 7 इंडियन ओशन कंट्रीज बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेचल्स ये जल्द ही अपना लिएजन ऑफिसर अपॉइंट करेंगी। कहाँ पर? इंडियन नेवी का जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन है, ये सेंटर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इस सेंटर का काम क्या है? सेंटर का काम देखो यही है कि इंडियन ओशन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ताकि इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो ये देश अपना अपना लिएजन ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करेंगी, तो मतलब इन देशों के साथ में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में शेयर किया जाएगा। फ्रांस का ऑलरेडी एक लिएजन ऑफिसर जो है वो इस फ्यूजन सेंटर में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, यूएस ये देश भी राजी हो गए हैं कि ये भी अपना अपना एक लिएजन ऑफिसर अपॉइंट करेंगी इस फ्यूजन सेंटर में। तो ये जो फ्यूजन सेंटर है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। इस फ्यूजन सेंटर में इंडियन ओशन से संबंधित काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, जिसकी सहायता से और बेहतर ढंग से इंडिया इंडियन ओशन की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर कर सकती है। इसके साथ साथ इंडिया ने भी दूसरे फ्यूजन सेंटर्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है, एंगेज करना उनके साथ स्टार्ट कर दिया है। जैसे वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, ये सेंटर मदागास्कर में है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना लियाजन ऑफिसर जो है कम्युनिकेशन के लिए एज ए लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए भेज दिया है, अपॉइंट कर दिया है। इसके अलावा इंडियन ओशन कमीशन, इस कमीशन को हाल ही में इंडिया ने एज ए ऑब्जर्वर ज्वाइन किया। इसके अलावा एक और फ्यूजन सेंटर है जिसका नाम है यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस। ये देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में है, आबू धाबी में। आप ये मैप देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और आबू धाबी में ये फ्यूजन सेंटर है जिसका नाम है यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस। यहाँ पर भी इंडिया ने अपना लियाजन जो ऑफिसर हैं वो अपॉइंट किया है। मतलब नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है। मकसद यही है कि इंडियन ओशन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वेस्टर्न इंडियन ओशन में इंडिया की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज़ करवाने में फ्रांस का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। फ्रांस के यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड्स हैं, तो इंडियन ओशन कमीशन का इंडिया जो ऑब्जर्वर बना, इंडिया के ऑब्जर्वर बनने में फ्रांस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रांस के साथ इंडिया का लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन हुआ था 2019 में। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का मतलब कि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल फ्रांस कर सकेगा लॉजिस्टिक्स पर्पजेस के लिए, और जबकि फ्रांस के जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल इंडिया कर सकेगा। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 2019 में साइन हुआ था। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वेस्टर्न इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ तो इंडिया के पास फिर भी काफ़ी अच्छी खासी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, लेकिन चिंता की बात है ईस्टर्न इंडियन ओशन। हाल ही में एक खबर निकल के आई थी कि इंडोनेशिया के कोस्ट के पास चाइना की ऐसी सबमरीन्स को देखा गया है जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। जैसा शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि चाइना अब ऐसी सबमरीन्स पे काम कर रहा है कि जिससे दुश्मन देश का रडार उन सबमरीन्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, रडार पर आएंगी नहीं वो सबमरीन्स। और जिस प्रकार से इंडोनेशिया की कोस्ट के पास चाइना की इस प्रकार की सबमरीन देखी गई है, इसका मतलब ये है कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में चाइना ऑलरेडी अंडर सी जो नॉलेज है वो इकट्ठा कर रहा है ताकि फ्यूचर में एडवांस्ड सबमरीन ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जा सके। चाइना का सामना करने के लिए इंडिया ने भी ईस्टर्न चोक पॉइंट्स के पास है, ईस्टर्न चोक पॉइंट्स मतलब ये मलक्का स्ट्रेट के आसपास का जो एरिया है, इसके आसपास अंडर सी डिटेक्शन के लिए इंडिया ने भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया ने 2 सी गार्डियन ड्रोन्स को लीज पर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स से। इसके अलावा 9 ऑपरेशनल P-8I एयरक्राफ्ट्स इंडियन नेवी ये भी कंसिडर कर रही है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ साथ 9 और एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया जाएंगे इंडियन नेवी के बेड़े में। 3 USA के साथ ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है उसके तहत इंडक्ट किए जाएंगे
और 6 किए जाएंगे एक और डील के तहत, जिसे अब इंडिया यूएसए के साथ नेगोशिएट कर रहा है, ताकि इंडियन ओशन रीजन में जो सर्विलियंस फुटप्रिंट है उसे एक्सपेंड किया जा सके। खबर देखो ये भी है, जापान के साथ पार्टनरशिप में इंडिया अंडर सी सेंसर्स इस्टेब्लिश कर सकता है, यानी समुद्र के नीचे सेंसर इस्टेब्लिश कर सकता है अंडमान आइलैंड्स के आसपास, ताकि चाइनीज सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जा सके। सबसे लास्ट में इंडियन मिलिट्री का जो सैटेलाइट है GSAT-7A, ये भी जल्द ही रियल टाइम बेसिस पर मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर देगा अपने पार्टनर्स के साथ। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो वैसे तो इंडियन जो इनिशिएटिव्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अभी भी देखो जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया कोऑपरेट कर रहा है, उनके साथ स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव्स का अलाइनमेंट नहीं हुआ है। पड़ोसी देशों की जो स्ट्रेटजीज या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं, इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज अलग हैं। इंफॉर्मेशन आपस में आदान प्रदान होती है, इसके अलावा थ्रेट्स का जॉइंट इवेल्युएशन होता है, ये तो ठीक है, बट अगर देखो ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से अलाइन नहीं होंगे तो फिर टाइमली ये देश इंफॉर्मेशन शेयर करते नहीं हैं। इसलिए सुझाव ये भी दिया जाता है, जिन देशों के साथ इंडिया इंडियन ओशन रीजन में कोऑपरेट कर रहा है उनके साथ इंफॉर्मेशन का सीमलेस फ्लो इंश्योर होना चाहिए, ऑपरेशनल सिनर्जी जनरेट की जाए, मतलब कोई ऑपरेशन चलाना पड़े तो मिलकर ऑपरेशन भी चलाया जा सके। इसके साथ साथ और भी दूसरे क्षेत्रों में जॉइंट एफर्ट्स लगाए जाएं, इससे कोऑपरेशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा और इंडिया की जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के अप्रूवल से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाना है, जैसे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, सेक्रेटरीट की नई बिल्डिंग, प्रधानमंत्री का नया आवास, वाइस प्रेसिडेंट का नया आवास, ये सब चीज़ें बनेंगी। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए आधारशिला जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रख दी गई है 10 दिसंबर को, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, अनुमति दे दी है इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जजमेंट आया और 2-1 से ये जजमेंट डिवाइडेड था। जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश महेश्वरी, इन्होंने कुछ भी नहीं गलत पाया। सेंट्रल विस्टा कमेटी के द्वारा, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन और हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के द्वारा या फिर दूसरी बॉडीज़ के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है इस सेंट्रल विस्टा की डेवलपमेंट के लिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया इन दोनों जजेस के द्वारा। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना, इन्होंने देखो ज़्यादातर इश्यूज़ पर तो अपनी सहमति दी, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी पर अपनी नाराज़गी जाहिर की, अपनी डिसेंट जाहिर की। मतलब पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे तो देखो जनता सरकार को चुनती है और सरकार के पास आज़ादी होती है कि वो अपने हिसाब से जनता के बिहाफ पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को प्लान करे और उसे कैरी आउट भी करे। इसी प्रिंसिपल पर जजेस ने सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को टेस्ट किया है और इसीलिए अप्रूवल भी दिया गया है। बट देखो 2 बातें यहाँ पर आर्टिकल में कही जाती हैं। पहली बात तो एक्सपेंडिचर पे संबंधित, मतलब कितना खर्च आएगा इस प्रोजेक्ट पे। अभी तक कोई फाइनल आंकड़ा तो नहीं निकल के आया है। 971 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है टाटा ग्रुप को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए और 13,450 करोड़ का खर्चा आएगा बाकी बिल्डिंग्स पर। तो आर्टिकल में एक बात तो ये बोली जाती है, देखो ये जो साल है 2020 का, पिछला साल काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा और इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। तो सरकार को मोरली ये देखना चाहिए क्या ये बिल्कुल सही समय है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक तरफ बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस महामारी की वजह से गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं और ऐसे समय में सरकार को ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए बजाय इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के। दूसरी बात आर्टिकल में ये कही जाती है, देखो अगर पीपल पार्टिसिपेशन, जो कि अब तो एक नियम भी हो गया है कि कोई भी कानून बनने से पहले पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों से पूछा जाना चाहिए, कंसल्टेशन तो कम से कम होना ही चाहिए।
इवन जस्टिस खन्ना ने भी यही कहा, जिन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी पीपल्स कंसल्टेशन के इशू पर, कि देखो किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में पीपल्स कंसल्टेशन तब होता है जब सिटीजन्स एसेस कर सकें कि अभी फ़िलहाल इस समय प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का रैशनल क्या है, मतलब क्यों अब इस समय प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। सिटीजन्स के पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, सरकार के आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए, तर्क होने चाहिए कि उनका क्या मकसद है इस समय प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, और सिटीजन्स के पास सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए कि वो अपनी ओपिनियन बना सकें। लेकिन एकदम से सरकार ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था, ना तो सिटीजन्स के पास पहले इंफॉर्मेशन थी, और सिटीजन्स को ये भी समझ में नहीं आया कि रैशनल क्या है इस समय सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का। इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सहमति बना सके सेंट्रल विस्टा के इशू पर, ताकि जनता में या फिर सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट में किसी प्रकार की कोई एंजाइटी ना हो कि सरकार जो है वो जल्दबाजी कर रही है इस प्रोजेक्ट को लेके, या फिर सरकार के द्वारा कुछ अहम हेरिटेज को या फिर फॉरेस्ट तो वहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ पेड़ हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सेंट्रल विस्टा से संबंधित। आज ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स थे नहीं, लास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक छोटा सा हिस्सा हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर्ड एज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपनीज इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन सोशल वेलफेयर। देखो सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी समाज में काम करती है तो काम करते वक्त कंपनी का इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर, सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कंपनी सोसाइटी से कमाती है तो ये कंपनी का भी दायित्व बनता है कि सोसाइटी को वापस दे कुछ, वही है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बार फिर से इस डेफिनेशन को देखिए, इट इज रेफर्ड एज कॉर्पोरेट इनिशिएटिव टू असेस एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंपनीज इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन द सोशल वेलफेयर, यानी कंपनी के कामकाज का एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और इन्वायरमेंटल चेंज एंड सोसाइटी पर भी पॉजिटिव चेंज लेके आना, मतलब जो इनकम समाज से कमाई है समाज को थोड़ा वापस देना, ये है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई लीगल मैंडेट नहीं था, मतलब कानून में कोई प्रावधान नहीं था, ये मर्जी थी कंपनीज की कि आपको समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए खर्च करना है तो करो, अदरवाइज ना करो। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज के लिए ये ऑब्लिगेशन लगा दी कि आपको तो समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए खर्च करना ही है। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन पर ये ऑब्लिगेशन है, मतलब कानूनी उनको खर्च करना ही है? देखो, अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है, या फिर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है, या फिर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है किसी फाइनेंशियल ईयर में वो 5 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है, ऐसी सभी कंपनीज को अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट है, उसका 2% समाज के लिए खर्च करना ही है। तो ये प्रोविजन अब कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, और ये प्रोविजन लागू है 1 अप्रैल 2014 से। इसके अलावा देखो, ना सिर्फ इंडियन कंपनीज, अगर कोई फॉरेन कंपनी जिसकी ब्रांच या फिर प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है तो उनको भी CSR रूल से कंप्लाई करना है। जो भी कंपनीज जिनको CSR रूल को फॉलो करने हैं उनको देखो, एक 3 मेंबर्स की या फिर उससे अधिक मेंबर्स की एक कमेटी गठित करनी है, और वो CSR कमेटी रेकमेंड करेगी बोर्ड को कि हम अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मतलब इन प्रोजेक्ट्स में हम पैसा दे सकते हैं, जैसे NGO को देना है या फिर टाइगर कंजर्वेशन को देना है, तो इन एक्टिविटीज़ के लिए हम, हमारी जो ऑब्लिगेशन है 2% हमें खर्च करना है, वो ऑब्लिगेशन हम हमारी पूरी कर सकते हैं। और अगर कंपनी देखो कोई CSR में अपना पूरा पैसा खर्च नहीं करती है, यानी 2% पैसा नहीं खर्च करती है, तो फिर उस कंपनी को बताना होगा कि रीज़न क्या है, आखिरकार हमने हमारी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा क्यों नहीं किया है। इंडिया देखो पहला ऐसा देश है वर्ल्ड में जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कानून में शामिल किया है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। जैसे देखो, भूख, गरीबी या फिर मालन्यूट्रिशन की समस्या को ख़त्म करने की दिशा में, जैसे फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कोई कंपनी, या फिर फ्री मील का कोई प्रोविज़न कर देती है, कहाँ पे,
तो फिर ये सब चीज़ें इसी पॉइंट के अंतर्गत आती हैं। एजुकेशन को प्रमोट करना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, मतलब इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें। मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी वेलफेयर के लिए कुछ किया जा रहा है, या फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की दिशा में कुछ किया गया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ में कंट्रीब्यूट करना, और सबसे लास्ट में स्लम एरिया डेवलपमेंट है। और देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जा सकता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि CSR के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो CSR का सभी को फ़ायदा होता है, कंपनी को भी फ़ायदा होता है, कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है, सरकार को भी फ़ायदा होता है। अगर बात करें कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, जब देखो CSR के तहत कोई कंपनी पैसा खर्च करती है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए या फिर इन सब एक्टिविटीज़ में, तो कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, लोगों को अच्छा लगता है कि कंपनी जो है समाज के लिए भी कुछ कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होती है तो एम्प्लॉयज़ में भी जो ट्रस्ट है कंपनी के प्रति वो इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयज़ में सेटिस्फेक्शन आता है कि देखो हम ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करती हैं। जैसे काफ़ी कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि समाज के लिए बहुत कुछ करता है। जैसे कोविड-19 की महामारी आई थी तो रतन टाटा ने काफ़ी भारी भरकम डोनेट किया था और उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उनकी काफ़ी सराहना भी हुई थी। काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर भी किया रतन टाटा ने कि हाँ, इस मुश्किल की घड़ी में सरकार को पैसा दिया जाए ताकि सरकार वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए स्टेप्स ले सके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और देखो नॉर्मल सी बात है, जिस कंपनीज़ की रेपुटेशन ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करना चाहेंगे ना, तो बेस्ट टैलेंट को भी अट्रैक्ट कर पाती है कोई कंपनी। हालांकि देखो टैलेंटेड लोग तो उस कंपनी में जाते हैं जहाँ पे ग्रोथ हो, पैसा अच्छा मिले, लेकिन सब लोगों के लिए पैसा या फिर ग्रोथ जो है वो मैटर नहीं करती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इनके साथ साथ पैसे और ग्रोथ के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि वो एक अच्छी कंपनी के लिए काम करें जिस कंपनीज की वैल्यूज़ अच्छी हों। अब इसके बाद नेक्स्ट, कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होता है। देखो कोई कंपनी खर्च अगर करेगी समाज के लिए तो समाज को तो फ़ायदा होगा ही ना। समाज में इनइक्वालिटीज़ कम होंगी, बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, तो ये सब फ़ायदा होता है कम्युनिटी को। समाज में ट्रस्ट भी बढ़ता है। अगर देखो ये सब चीज़ें ना हों, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कई बार कुछ भी होता है, अंबानी अदानी के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा फूट जाता है लोगों का कि इससे अंबानी को फ़ायदा होगा, इससे अदानी को फ़ायदा होगा, उनकी जेबें भर जाएंगी, जैसे फार्म लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट हैं। लेकिन अगर देखो कंपनीज की इमेज अच्छी है ना, आपने कभी ध्यान दिया है कि टाटा के खिलाफ बहुत कम विरोध होता है। मतलब वैसे देखो मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने खुद TCS में काम किया है, तो आप बोल सकते हो कि तुम तो ऐसे ही बोल रहे हो कि क्योंकि तुमने काम किया है TCS में, लेकिन आप भी देख लिए, मतलब न्यूट्रली आप सोचोगे तो भी आपको पता लगेगा कि टाटास के बारे में विरोध कम होता है। लोगों का गुस्सा अंबानी पे फूटता है, अदानी पे फूटता है, लेकिन टाटास का विरोध कम होता है। तो पॉइंट ये है कि अगर कंपनीज समाज के लिए खर्च करें ना, तो फिर समाज में जो लोग हैं उनका भी भरोसा बढ़ता है इन कंपनीज के ऊपर। उनको यूँ नहीं लगता कि ये कंपनीज जो हैं हमें लूट रही हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी वजह से इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, इनकी वजह से हम गरीब हो रहे हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है। देखो अगर ये कंपनीज खर्च नहीं करेंगी तो वैसे भी सरकार को तो खर्च करना ही है, लेकिन सरकार के पास इतना फिजिकल रिसोर्सेज होते नहीं है कि सरकार एकदम से सबको गरीबी रेखा से ऊपर ला सके। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में गरीब लोग होते ही ना। तो ये कंपनीज समाज के वेलफेयर के लिए खर्च करती हैं, तो सरकार के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम होता है। गवर्नमेंट की जो वेलफेयर ओब्लिगेशंस हैं, जनता ने सरकार को चुना है और सरकार की वेलफेयर ओब्लिगेशन है कि सरकार को वल्नरेबल सेक्शंस और डिसएडवांटेज सेक्शंस के ऊपर उठाने के लिए काम करना है। तो सरकार की ओब्लिगेशंस कुछ कम होती हैं। और तीसरे नंबर पे सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ कम होती हैं, मतलब इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं CSR के। वैसे देखो कुछ और बेनिफिट्स भी आप दे सकते हो, मतलब लिखने के लिए पॉइंट अगर आपको लिखने हो तो ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि जिन कंपनीज़ की इमेज अच्छी होती है, जो CSR एक्टिविटीज़ जो कंपनी ज़्यादा करेंगी, अच्छे से करेंगी, तो उनकी इमेज अच्छी होगी, उनको ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है बाकी कंपनीज़ के अपेक्षाकृत। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे देश में CSR संबंधित चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म के बारे में। देखो सबसे पहला चैलेंज तो ये है
2013 से पहले बहुत सारी कंपनीज ऐसी थीं जो 2% से ज़्यादा खर्च करती थी समाज के लिए, लेकिन जैसे ही ये एक्ट आया तो उन कंपनीज ने कम खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं सोचा था जब सरकार ने ये बिल ड्राफ्ट किया था, बट ये अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस निकला। दूसरा चैलेंज ये है या फिर कंसर्न है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि देखो ये भी सरकार का एक माध्यम है, मेथोडोलॉजी है कॉर्पोरेट ग्रुप्स पर टैक्स लगाने की। ऑलरेडी कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है और सीएसआर के माध्यम से उनको और भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। नेक्स्ट चैलेंज, देखो हमने ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ डिस्कस की जिन पर खर्च किया जा सकता है कॉर्पोरेट ग्रुप्स के द्वारा अपनी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, लेकिन देखो कुछ एक्टिविटीज़ तो ऐसी हैं जिन पर कॉर्पोरेट ग्रुप्स ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता कॉर्पोरेट ग्रुप्स के द्वारा। और डिस्पैरिटी ना सिर्फ देखो एक्टिविटीज़ में है बल्कि रीजन्स में भी हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर सीएसआर के तहत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर तो जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न है नॉन कॉम्प्लायंस का। कानून में प्रोविजन तो हो चुका है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार 50% कंपनीज ऐसी हैं जो 2% प्रॉफिट का जो पैसा है वो खर्च नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने नहीं खर्च किया है। जिसका एक रीज़न देखो ये हो सकता है कि कई कंपनीज को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ना मिलती हो। देखो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का तो मेन काम है ना बिजनेस है, अगर वो इन एक्टिविटीज़ पर ध्यान देंगे तो शायद उनकी एनर्जी जाएगी इनमें, और इस काम में यानी सीएसआर के तहत पैसा खर्च करने में उनके पास महारत भी हासिल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का ये काम करके देती हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज नहीं हैं, इसलिए कई सारी कंपनीज अपना पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न है, देखो कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, तब तक इन्वेस्ट करना जरूरी होता है जब तक कि कोई एक सर्टेन आउटकम ना आ जाए। लेकिन सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कॉर्पोरेट ग्रुप्स कुछ ही समय के लिए पैसा खर्च कर पाते हैं, उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, प्रोजेक्ट बीच में अधूरा रह जाता है। इसके अलावा देखो ये भी कहा गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजन है सीएसआर का वो काफ़ी वेग है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी ठीक से नहीं बताया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने एक सर्वे में पाया कि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी हैं जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे देती हैं सिर्फ दिखाने के लिए, बाद में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा वापस भी ले लेती हैं कुछ कमीशन देके। मतलब गवर्नमेंट को दिखा दिया कि हमने देखो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया है, लेकिन उन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को बोल दिया कि हम 100 रुपये आपको देंगे तो आप 95 हमें वापस दे दोगे, 5 अपने पास रखोगे, तो वापस ले लेती हैं कुछ कंपनीज पैसा देकर। देखो कुछ आरोप ये भी लगते हैं कि कुछ कंपनी सीएसआर का इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रमोशन के लिए, सिर्फ उन एक्टिविटीज़ पे कंपनीज खर्च करती हैं जिससे उनकी रेपुटेशन बढ़े, समाज में एक्चुअल जिससे इम्पैक्ट आए उन एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता कंपनीज के द्वारा। काफ़ी बार देखो ऐसा भी होता है कि कंपनीज एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए काम करती हैं और बता देती हैं कि हमने सीएसआर के तहत काम किया है। देखो एम्प्लॉयज के लिए काम करना कंपनीज इंटरेस्ट, सीएसआर अलग है, समाज के लिए काम करना है, उसमें दूसरी एक्टिविटीज पे काम करना है। एम्प्लॉयज के लिए काम करना इज नॉट सीएसआर। तो ये कुछ हमने चैलेंजेस और कंसर्न्स की बात की। इसके बाद हम सीएसआर से संबंधित कुछ सजेशन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला सजेशन, सरकार को ये प्रमोट करना चाहिए कि वॉलंटरी वेरियस कॉर्पोरेट ग्रुप से ऐसी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करें। कैसे किया जा सकता है? देखो जो यूथ वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं उनके अंदर सोशल और एथिकल वैल्यूज़ को इनकलकेट करके, तो कंपनीज में एम्प्लॉयज़ के पास जब वैल्यूज़ होंगी तो उसका असर फिर कॉर्पोरेट ग्रुप पर भी पड़ेगा। कॉर्पोरेट ग्रुप को भी वॉलंटरी ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होगा। नेक्स्ट सजेशन, आप एक कोलैबोरेशन इंश्योर करवाइए एनजीओज के बीच और उन एजेंसीज के बीच जो इन्वायरमेंट या फिर सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनके बीच, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच। तो देखो एनजीओज, एजेंसीज और कॉर्पोरेट ग्रुप्स के बीच अगर कोलैबोरेशन होगा तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स ऐसे एनजीओज और एजेंसीज को पैसा देंगे और वो फिर फर्दर उन पैसों को खर्च करेंगे। इससे सीएसआर फंड्स का बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है असेसिंग इंपैक्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। देखो जो भी सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट होती हैं उनके इम्पैक्ट को भी असेस किया जाए और लॉन्गर टर्म में असेस किया जाए, जैसे 3 से 5 साल के बीच, ताकि पता लगाया जा सके कि जितना इन्वेस्ट किया गया है उसकी आउटकम क्या आई है, क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है या फिर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट,
कॉर्पोरेट ग्रुप्स को एंकरेज करना चाहिए कि अभी तक जो नेग्लेक्टेड एरियाज हैं जैसे स्पोर्ट्स, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, आप इन पर भी खर्च कीजिए। नेक्स्ट, CSR समिट्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए जिसमें वेरियस कॉर्पोरेट ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बेस्ट CSR प्रैक्टिसेस को शेयर करें। मतलब एक कॉर्पोरेट ग्रुप बताए कि देखो हमने अपना CSR का पैसा इस एरिया में खर्च किया, इस एजेंसी का साथ लेके आप भी ऐसा कर सकते हो, इससे बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट, CSR इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटिनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब छानबीन होनी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि अगर कोई कंपनी किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रही है और वापस उससे पैसा ले भी लेती है तो ऐसी ट्रांजैक्शंस का पता लगाया जा सके। सबसे लास्ट में है कॉर्पोरेट टैक्स को भी रेशनलाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कॉर्पोरेट टैक्स अगर रेशनलाइज होगा तो फिर वेरियस कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो हैं वो CSR के तहत पैसा खर्च करने में उनको बुरा नहीं लगेगा, वो उसको टैक्स नहीं मानेंगे, वो उसको मानेंगे ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को रेशनलाइज किया जाए। तो इस प्रकार से हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।